हर हर महादेव दोस्तों। शुरू करते हैं यूनिट 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। मीनिंग मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू वर्क टुवर्ड्स आर्काइविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. It refers to the reason behind people actions, desire and needs. It involves both the internal drive of an individual and the external influence that prompt them to take action to work efficiently. तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल आर्काइव करने के लिए एनकरेज किया जाता है। ये उनके एक्शंस, डिजायर और नीड्स के पीछे का रीजन होता है। इसमें एक इंडिविजुअल का इंटरनल ड्राइव और बाहरी इन्फ्लुएंस दोनों होते हैं जो उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं और एफिशिएंट काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। सबसे फर्स्ट है हमारा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू बी प्रोडक्टिव एंड पुट इन हायर एफर्ट्स टू आर्काइव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सेकंड, एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन. मोटिवेशन हेल्प एम्प्लॉय फील वैल्यू which leads to better job satisfaction and morale. थर्ड है improve employee performance. Motivated employees tends to perform better, showing higher level of initiative and commitment. Fourth है encouraging innovation. Motivation fosters creativity and innovation as employees feel empowered to share new ideas and solutions. इंपोर्टेंस में मोटिवेशन की सबसे फर्स्ट होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और अपनी मेहनत से ऑर्गेनाइजेशन के गोल आर्काइव करते हैं. एनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन. मोटिवेशन एम्प्लॉयज को महसूस कराता है कि वो वैल्यूड है, जो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल को इंप्रूव करता है. थर्ड है इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज अपना काम अच्छे से करते हैं और हाई परफॉर्मेंस दिखाते हैं. फोर्थ है एनकरेज इनोवेशन. मोटिवेशन क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देता है क्योंकि एम्प्लॉयज अपने नए आइडियाज और सॉल्यूशन शेयर करते हैं. फिफ्थ है रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर्स. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर लेस लाइकली टू बी एब्सेंट और लीव द ऑर्गेनाइजेशन एज दे आर मोर engaged and committed. Sixth, strengthen employer relationship. Motivation builds trust and positive relationship between employees and their managers, enhancing teamwork and cooperation. Seventh है prompt organization goals. Motivated employees are more likely to work towards the larger goal of the organization, aligning their personal success with organizational success. फिफ्थ है रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कम एब्सेंट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि वो एंगेज और कमिटेड होते हैं. सिक्स्थ है स्ट्रेंथन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. मोटिवेशन ट्रस्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करता है एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच, जो टीम वर्क और कॉर्पोरेशन को इंप्रूव करता है. सेवंथ है हमारा प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज अपने पर्सनल सक्सेस को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही फायदा होता है. थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. फर्स्ट, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. अब्राहम मास्लो डेवलप ए थ्योरी दैट सजेस्ट ह्यूमन हैव 5 लेवल ऑफ नीड्स. वंस ए लोअर नीड इज सेटिस्फाइड, ए पर्सन सीक्स टू सेटिस्फाई द नेक्स्ट हायर नीड. Level of needs from lowest to highest. First है psychological needs. Basic needs like food, water and shelter. Safety needs, security and stability in life and work. Social needs, friendship, relationship and sense of belonging. Fourth है esteem needs. Respect, recognition and achievement. Fifth है self actualization needs. Personal growth, fulfillment and archiving one's potentials. Maslow believed that people are motivated to fulfill these needs in order. Theories of motivation में सबसे फर्स्ट एंड इफेक्टिव थ्योरी है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. अब्राहम मास्लोज ने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसे उन्होंने कहा कि ह्यूमंस के पास 5 लेवल्स की नीड होती है. जब एक नीचे वाली नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब इंसान अगली हायर नीड को पूरा करने की कोशिश करता है. देख लेते हैं लेवल्स ऑफ नीड नीचे से ऊपर तक. सबसे फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड, जैसे कि बेसिक नीड
खाना, पानी और शेल्टर। सेकंड है सेफ्टी नीड्स, जिंदगी और काम में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। थर्ड आती है सोशल नीड्स, दोस्ती, रिश्ते और बिलोंगिंग्स का एहसास। फोर्थ है एस्टीम नीड्स, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और आर्काइवमेंट। फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, पर्सनल ग्रोथ, फुलफिलमेंट और अपनी पोटेंशियल को आर्काइव करना। मार्शलो कहते हैं कि लोग इन नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं एक के बाद एक। सेकंड, हेजनबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। फ्रेडरिक हेजनबर्ग आइडेंटिफाइड टू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। हाइजीन फैक्टर, factors like salary, working condition, and job security. These do not motivate employee but can cause dissatisfaction inadequate. Second है motivators. Factor like recognition, archivement, responsibility, personal growth that actually motivate employee to perform better. फ्रेडरिक हेजनबर्ग ने दो फैक्टर आइडेंटिफाई किए जो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे फर्स्ट है हाइजीन फैक्टर, सैलरी, वर्किंग कंडीशन। जब जॉब सिक्योरिटी जैसे फैक्टर को सेटिस्फैक्शन नहीं होने देते अगर ये ठीक है, लेकिन ये एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेटर्स, रिकॉग्निशन, आर्काइवमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ जैसे फैक्टर जो एम्प्लॉयज को रियल मोटिवेशन देते हैं। हेजनबर्ग का कहना था कि हाइजीन फैक्टर से डिससैटिस्फैक्शन दूर हो सकता है, लेकिन असली मोटिवेशन मोटिवेटर से ही मिलती है। एमसी जॉर्जस थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आई हुई है। सबसे फर्स्ट है थ्योरी एक्स, एज्यूम दैट एम्प्लॉय आर लेजी, डिसलाइक वर्क, मस्ट बी concurred control to perform. These theories require more autocratic style of management. Theory Y, assume that employees are naturally motivated, enjoy work, and seek responsibility. Manager using this approach tend to involve employees in decision making and provide opportunity for growth and development. MCJ theory X and Y. थ्योरी एक्स ये मानता है कि एम्प्लॉय नेचुरली लेजी होते हैं, काम नहीं करते, उन्हें काम करने के लिए फोर्स या कंट्रोल करने की जरूरत होती है। ये थ्योरी एक ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल प्रेफर करती है। सेकंड है थ्योरी वाई, ये मनाता है कि एम्प्लॉयज नेचुरली मोटिवेटेड हैं, काम करना पसंद करते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इच्छा रखते हैं। मैनेजर इस अप्रोच को फॉलो करके एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं और उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। Vroom's expectancy theory. Victor Vroom theory emphasized that employees are motivated by the expectation that their efforts will lead to a desired performance, which will then lead to rewards. The theory involves components: expectancy, the belief that increased efforts will lead to better performance; instrumentally, the belief that good performance will be rewarded; valence, the value that individual place on the rewards. Vroom suggests that the motivation is a result of the expected rewards for efforts and performance. Vroom expectancy theory. विक्टर वरूम की थ्योरी कहती है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका एफर्ट्स अच्छे परफॉर्म को जन्म देगा जो रिवार्ड्स में कन्वर्ट होगा। इस थ्योरी में तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है एक्सपेक्टेंसी, ये बिलीफ कि ज्यादा एफर्ट से अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, ये बिलीफ कि ज्यादा एफर्ट से अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटली, ये बिलीफ कि अच्छा परफॉर्मेंस रिवार्ड मिलेगा, ये बिलीफ कि अच्छा परफॉर्मेंस रिवार्ड मिलेगा। वैलेंस, ये बिलीफ कि रिवार्ड कितना वैल्यूएबल है। व्रोम्स का कहना है कि मोटिवेशन उस रिवार्ड्स के एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है जो एफर्ट और परफॉर्मेंस से मिलती है। फिफ्थ है एडम्स इक्विटी थ्योरी। जॉन स्टेकी एडम theory focus on fairness in workplace. Employees are motivated when they perceive fairness in the input-output ratio compared to others. If employees feel they are under-rewarded and over-rewarded compared to their peers, they may feel demotivated or upset, which affect their performance and satisfaction. Adams equity theory. Jones स्टेकी एडम की थ्योरी का कहना है कि एम्प्लॉय फेयरनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर एम्प्लॉयज को लगता है कि वो अपने एफर्ट्स के बदले अनफेयरली ट्रीटेड हो रहे हैं और उन्हें दूसरे एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में कम या ज्यादा रिवार्ड मिल रहा है तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लो की गोल सेटिंग थ्योरी। एडविन लो की थ्योरी asserts that specific and challenging goal leads to higher performance when employees are given clear difficult goal and receive feedback on their progress.
they are more motivated to archive them. The theory emphasizes the importance of goal clarity, challenges, commitment, and feedback in motivating employees. लोकी गोल सेटिंग थ्योरी। एडविन लोकिंग की थ्योरी कहती है कि स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल से हायर परफॉर्मेंस होती है जब एम्प्लॉय को क्लियर और डिफिकल्ट गोल दिए जाते हैं और उनको फीडबैक मिलता है अपनी प्रोग्रेस के बारे में, तो वो उन गोल को आर्काइव करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। इस थ्योरी में गोल क्लियरिटी, चैलेंजिंग, कमिटमेंट और फीडबैक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ है एमसी क्लेनार्ड थ्योरी ऑफ नीड्स। डेविड एमसी क्लेनार्ड आइडेंटिफाइड 3 key needs that motivate people: need or archivement, anarch, a desire to accomplish challenging goal and task; need for affiliation, a desire for friendly relationship and a sense of belonging; third है need of power and power, a desire to influence, control and leadership roles. Different individuals are motivated by different combination of these needs. एमसी क्लेनार्ड थ्योरी ऑफ नीड्स। डेविड एमसी क्लेनार्ड कहते हैं कि लोगों को मोटिवेशन देने के लिए 3 टाइप्स की नीड होती है। सबसे फर्स्ट है नीड फॉर आर्काइवमेंट, चैलेंजिंग गोल और टास्क को एकम्प्लिश करने की इच्छा। नीड फॉर एफिलिएशन, दोस्ती और रिलेशनशिप बनाने का मन। नीड फॉर पावर, इन्फ्लुएंस और लीडरशिप रोल लेने की इच्छा। हर इंडिविजुअल का मोटिवेशन की नीड्स इन अलग कॉम्बिनेशन से होती है। तो अगर देखें तो मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये एम्प्लॉयज को अपना बेस्ट देने के लिए ड्राइव करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस पर इफेक्ट पड़ता है। मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, हेजनबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी और वोम की एक्सपेक्टेशन थ्योरी जैसे थ्योरीज मैनेजर को समझाने में मदद करती हैं कि किस तरह से अपने टीम्स को इफेक्टिवली मोटिवेट कर सकते हैं। सही मोटिवेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मोटिवेशन टॉपिक खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पीओएम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एक सब्जेक्ट हो रहा है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं आपके, ये टोटल थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट हैं। ये आपको नंबर गेन करने में तो आपको काफी मदद करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको थोड़े से बोरिंग लगे। तो देखिए, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं आपका फायदा ही करेंगे, ये आपके नंबर गेन कराएंगे। अब कॉपी चेक करने में क्या होता है, आपको 28 पेजेस की कॉपी मिलेगी, 32 पेजेस की मिलेगी, लेकिन उसमें 28 पेजेस जो होते हैं हमें फिल करने होते हैं। तो अगर कम से कम आप 22 पेजेस लिख के आते हैं, मिला की बात यह है, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये होंगे आपके थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट। इनको ना थोड़ा सा बोरिंग टाइप ना लेके आप एक काम कीजिए, आप याद मत कीजिए ना ही कुछ करिए, आप ना 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए। 1-2 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में सेट होने लगेंगे, फिर जो आप एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लीडरशिप मीनिंग: लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट ए ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स आर्काइविंग ए कॉमन गोल्स। इट इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग and inspiring others to work together, trust in a leader's visions and accomplish tasks effectively. A leaders use various skills to influence their teams, making decisions that guides the organization towards its objective. लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें किसी लीडर को अपने टीम को एक कॉमन गोल आर्काइव करने के लिए गाइड, इन्फ्लुएंस या डायरेक्ट करना होता है। इसमें दूसरों को मोटिवेट करना और इंस्पायर करना शामिल है ताकि वो मिलकर काम करे, लीडर के एक विजन पर ट्रस्ट करे और इफेक्टिवली टास्क को अकम्प्लिश करे। एक लीडर अपने वेरियस स्किल का यूज करता है टीम को इन्फ्लुएंस करने के लिए और डिसीजन लेता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव आर्काइव करने की दिशा में गाइड करते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स: देयर आर सेवरल लीडरशिप स्टाइल दैट लीडर्स कैन अडॉप्ट बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी, द सिचुएशन एंड द नीड्स ऑफ द टीम। सम कॉमन लीडरशिप स्टाइल्स: फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। In this style, the leaders make decisions on their own without seeking input from team members. लीडर अपने पर्सनालिटी, सिचुएशन और टीम की नीड्स के हिसाब से अलग अलग लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ कॉमन लीडरशिप स्टाइल जैसे फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इस स्टाइल में लीडर अपने डिसीजन खुद लेता है बिना टीम मेंबर से इनपुट लिए। ये स्टाइल उन सिचुएशंस में इफेक्टिव होता है जब जल्दी डिसीजन मेकिंग की जरूरत हो, लेकिन अगर ज्यादा यूज हो तो एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट कर सकता है। सेकेंड है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। द लीडर इन्वॉल्व द टीम इन डिसीजन मेकिंग एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन।
This style boosts employees' morale and fosters teamwork, but can slow down decision making in some cases. सेकंड है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। लीडर टीम को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है और पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। ये स्टाइल एम्प्लॉयज की मोरल को बूस्ट करता है और टीम वर्क को प्रमोट करता है, लेकिन कभी कभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। द लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू एक्सीड देयर own self interest for the sake of organization goals. This style is effective in driving innovation and change, as it encourages personal growth and development among team members. थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। लीडर अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करता है और उन्हें मोटिवेट करता है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल आर्काइव करे। ये स्टाइल इनोवेशन और चेंज को ड्राइव करने में इफेक्टिव है, क्योंकि ये पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंकरेज करता है। फोर्थ है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। द लीडर फोकस ऑन रूटीन स्ट्रक्चर एंड टास्क कंप्लीशन। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट आर यूज्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म। इट इज suitable for environment where tasks are straightforward and require little innovation. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। लीडर रूटीन स्ट्रक्चर और टास्क कंप्लीशन पर फोकस करता है, रिवार्ड्स और पनिशमेंट का यूज करके एम्प्लॉय को परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है। ये स्टाइल उन इन्वायरमेंट में सूटेबल है जहां टास्क स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इनोवेशन की कम जरूरत हो। फिफ्थ है लेजी फेयर लीडरशिप। इन दिस स्टाइल लीडर प्रोवाइड लिटिल गाइडेंस एंड अलाउ एम्प्लॉय टू मेक डिसीजन एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। इट वर्क वेल व्हेन एम्प्लॉय आर हाई स्किल एंड सेल्फ मोटिवेटेड, बट can lead to confusion if team member are lack direction. Laissez faire leadership, इस स्टाइल में लीडर कम गाइडेंस देता है और एम्प्लॉय को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग और काम करने की आजादी देता है। ये उन सिचुएशन में काम करता है जब एम्प्लॉय हाईली स्किल और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन की कमी हो तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा सर्वेंट लीडरशिप। The leader focus on serving the needs of the team. They prioritize the well-being and developing of their team members, often putting others' needs ahead or of their own. The style help in building trust and loyalty within the team. Sixth and last है servant leadership. लीडर अपने टीम की नीड्स को सर्व करने पर फोकस करता है। वो अपने टीम मेंबर्स की वेल बीइंग और डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देता है, अपनी लीड्स को उनके ऊपर रखता है। ये स्टाइल ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करने में मदद करता है। क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। ए गुड लीडर एग्जिबिट several qualities that make them effective in guidance their teams. Some important qualities include visionary. A good leader has a clear vision for the future and can guide the team toward archiving that the vision. Second है integrity. Integrity is essential for trust. A good leader is honest, transparent, and leads by example. Third, communication skill. Effective communication skill is critical. Leaders should be able to communicate clearly and motivate their team, making sure everyone is on the same page. Fourth है empathy. A good leader understand and respect their feelings, need to concern of others, showing care, consideration for टीम मेंबर्स। क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। एक अच्छा लीडर कई क्वालिटी दिखाता है जो उन्हें इफेक्टिव बनाती है अपने टीम को गाइड करने में। जैसे कि सबसे फर्स्ट है विजनरी। एक अच्छे लीडर के पास फ्यूचर के लिए क्लियर विजन होता है और वो अपने टीम को उस विजन के टुवर्ड्स गाइड करता है। सेकंड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ट्रस्ट के लिए जरूरी है। एक अच्छा लीडर होनेस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करता है। थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी होती है। लीडर को अपनी बात क्लियर तरीके से रखनी आनी चाहिए और टीम को मोटिवेट करना भी आना चाहिए। फोर्थ है एम्पैथी। एक अच्छा लीडर दूसरों की फीलिंग्स, नीड और कंसर्न को समझता है और टीम मेंबर्स के लिए केयर और कंसाइडरेशन दिखाता है। फिफ्थ है डिसिवनेस। लीडर नीड्स टू मेक टाइमली एंड इफेक्टिवली डिसीजन इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन टू कीप the team on track. Sixth, adaptability. A good leader is flexible and able to adjust in change in the environment, market or team dynamics.
सेवंथ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हेल्प लीडर मेक डिसीजन एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम्स। दिस क्वालिटी रीअश्योर द टीम एंड इंस्पायर ट्रस्ट। एट है इमोशनल इंटेलिजेंस। अंडरस्टैंडिंग द मैनेजिंग वन ओन इमोशन एंड रिकॉग्नाइज द इमोशन ऑफ फॉर अदर्स is important for maintaining harmony in team. Accountability. A good leader holds themselves and a team accountable for the result, ensuring that the everyone fulfills their responsibilities. 10. Motivation. Leaders should be able to inspire their team members, keeping them engaged and enthusiastic about their work. फिफ्थ है डिसिवनेस। लीडर को टाइमली और इफेक्टिव डिसीजन लेने आने चाहिए, चाहे सिचुएशन डिफिकल्ट हो। ये टीम को डायरेक्शन देता है और उन्हें फोकस रखता है। सिक्स्थ है एडेप्टेबिलिटी। एक अच्छा लीडर फ्लेक्सिबल होता है और चेंजेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, मार्केट हो या टीम डायनेमिक्स हो। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लीडर को डिसीजन लेने और आउटकम्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मदद करता है। ये क्वालिटी टीम को रीअश्योर करती है और ट्रस्ट बिल्ड करती है। 8 है इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशन को समझना और मैनेज करना और दूसरों के इमोशन को पहचानना जरूरी है ताकि टीम में हार्मोनी बनी रहे। 9th है अकाउंटेबिलिटी। एक अच्छा लीडर खुद को और अपने टीम को अकाउंटेबल रखता है रिजल्ट के लिए और इंश्योर करता है कि हर कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। लास्ट है मोटिवेशनल। लीडर को अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर करना आना चाहिए ताकि अपने काम के लिए एंगेज और एंथुसियास्टिक रहे। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लीडर। Setting visions and goal. The leader set the direction and vision for the team or organization. They ensure that everyone understands the goal and how their work contribute to the larger mission. Second, motivating and inspiring the team. A leader must be able to inspire and motivate their team to perform at their best and achieve their goal. This involves recognize accomplishment, offering encouragement, and creating a positive work environment. Third, providing guidance and support. Leader provide necessary guidance to employee, helping their overcome challenges, obstacle. They offer support to help employee grow and develop their skill. Fourth, decision making. A leader make key decisions that affect the direction of organization and the performance of the team. They must consider the need of team and the organization before making decisions. Fifth, building relationship. Effective leaders involve building strong relationship with team member, peer, and other stakeholder. A leader focus trust, collaboration, and respect. Function of a leader. Setting visions and goal. लीडर टीम या ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन और विजन सेट करता है। वो इंश्योर करता है कि हर कोई गोल को समझकर अपना काम में कंट्रीब्यूशन दे। मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग द टीम। लीडर अपने टीम को मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल आर्काइव कर सके। थर्ड है प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट। लीडर अपने एम्प्लॉय को गाइडेंस देता है ताकि वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। वो उनको सपोर्ट करता है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ है डिसीजन मेकिंग। लीडर की डिसीजन लेता है जो ऑर्गेनाइजेशन और टीम मेंबर के डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। वो टीम और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को समझकर डिसीजन लेता है। फिफ्थ है बिल्डिंग रिलेशनशिप। इफेक्टिव लीडरशिप में टीम मेंबर्स, पीयर और स्टेक होल्डर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी होता है। लीडर ट्रस्ट, कोलैबोरेशन और रिस्पेक्ट को फोस्टर करते हैं। सिक्स्थ, डेलीगेटिंग टास्क। ए लीडर मस्ट डेलीगेट टास्क इफेक्टिवली, ट्रस्टिंग द टीम टू हैंडल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग देम द फ्रीडम टू वर्क इंडिपेंडेंटली while offering support when needed. 7. Monitor performance. A leader monitor the performance of the team to ensure that goals are being met and that standards are upheld. They provide feedback and make adjustment as necessary. 8. Problem solving and conflict solution. Leaders are responsible for solving conflict within the team and ensuring that any challenges are addressed in a timely and effective manner. 9. Developing and empowering employees. Good leaders invest in the development of their team members, offering opportunity for learning and career growth. They empower employees to take ownership of their work, ensuring organization success. Ultimately, the leader is responsible for ensuring the organization success. This means making decisions that drive growth, innovation, and the achievement of long-term goals. Sixth है
डेलीगेटिंग टास्क, लीडर को टास्क को इफेक्टिवली डेलीगेट करना आना चाहिए। वो अपने टीम को रेस्पॉन्सिबिलिटीज देकर उनको इंडिपेंडेंट काम करने की आजादी देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सपोर्ट भी देता है। मॉनिटर परफॉर्मेंस, लीडर टीम की परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि गोल मीट हो रहे हैं और स्टैंडर्ड मेंटेन है। वो फीडबैक देता है और एडजस्टमेंट करता है जब जरूरत हो। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, लीडर को कंफ्लिक्ट को रिसोल्व करना आना चाहिए और चैलेंजेस को टाइमली और इफेक्टिवली तरीके से एड्रेस करना। नाइन्थ है डेवलपिंग एंड एम्पावरिंग एम्प्लॉयज, अच्छे लीडर्स अपने एम्प्लॉय को डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, लर्निंग और करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। वो एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं और अपने काम को ओनरशिप करते हैं, अपने काम को ओनरशिप लेने के लिए। इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, आखिरकार लीडर रेस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। वो डिसीजन लेता है ग्रोथ, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म गोल आर्काइव करने के लिए। तो कुल मिला के लीडरशिप एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग स्किल, क्वालिटी और स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन होता है। इफेक्टिव लीडर के पास क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इंटीग्रिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। वो अपनी लीडरशिप स्टाइल को टीम और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अच्छा लीडरशिप एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, मोटिवेशन को ड्राइव करता है और ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल आर्काइव करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट, नीड फॉर कंट्रोलिंग। Controlling is an essential management function that ensures the organization is moving in the right direction to achieve its objectives. It helps manager monitor performance and take corrective action if there is a deviation from a plan. Without controlling, the plan strategies set by manager would lack direction and the organization might fail to meet its goals. कंट्रोलिंग एक एसेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन है जो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ सही डायरेक्शन में मूव कर रही है। इससे मैनेजर को परफॉर्मेंस मॉनिटर करने और अगर प्लान से डेविएशन हो तो उसे करेक्ट करने की सहूलियत मिलती है। बिना कंट्रोलिंग के प्लान्स और स्ट्रेटेजी सेट करने वाले मैनेजर्स के पास डायरेक्शन नहीं होती और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल आर्काइव करने में फेल हो सकती है। Nature of controlling. Controlling is a continuous process that involves measuring performance against the plan objective. It is not one-time activity but an ongoing task throughout the life of a project or organization. It ensures that everyone is on track and any discrepancies or deviation are corrected on the time. It is feedback process. The information gathered is used to adjust the future course of action. It is forward-looking. Controlling does not just focus on past mistakes, but anticipate potential future issues and adjust strategies accordingly. It ensures efficiency and effectiveness. Controlling helps ensure that resources are used optimally and goals are archived in the most effective manners. नेचर ऑफ कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो परफॉर्मेंस को प्लान ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट मेजर करता है। ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट के लाइफ के थ्रू एक ऑनगोइंग टास्क है। इससे इंश्योर होता है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है और अगर डिस्क्रिपेंसी या डेविएशन होते हैं तो उन्हें टाइमली करेक्ट किया जा सकता है। फीडबैक प्रोसेस, इसमें कलेक्टेड इंफॉर्मेशन का यूज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग सिर्फ पास्ट मिस्टेक पर फोकस नहीं करता बल्कि पोटेंशियल फ्यूचर इश्यूज को भी एंटिसिपेट करता है। इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंश्योर करता है, कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज ऑप्टिमल तरीके से यूज किया जाए और गोल इफेक्टिवली तरीके से आर्काइव किए जाएं। इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फर्स्ट, आर्काइविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। Controlling help ensure the organization plans are effectively implemented by monitoring progress and taking active actions. It ensures that the objectives are archived as planned. Importance of controlling, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन गोल आर्काइव करना। कंट्रोलिंग इंश्योर कि ऑर्गेनाइजेशन के प्लान इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड किए जाए, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने और करेक्टिव एक्शन लेने से गोल प्लान के मुताबिक आर्काइव होते हैं। सेकंड, ensure effective utilization of resources. Through controlling, manager can detect inefficiencies in resource usage. This helps in reducing wastage and ensure that
resources, human, financial, physical, and use optimally. Help in decision making. The information provided the controlling process help managers make informed decisions whether they are about adjusting strategies, reallocating resources, and altering goals. Improve performance. By regularly comparing actual performance with planned performance, controlling allows manager to identify areas of improvement and enhance employee productivity and efficiency. Identify deviation. Controlling helping identify deviation from the plan objective early on. This enables manager to take corrective action before small problems become larger ones. Provide a basic of future planning. This is insight from the controlling process in the setting future goals, making new plans and improving strategies based on past experience. Second, resources की effective utilization. Controlling resources human, financial, physical का optimum ensure करता है. ये efficiency को बढ़ाता है और wastage को minimize करता है. थर्ड है decision making में help करना. Controlling process की provided information manager को informed decision लेने में मदद करता है. ये डिसीजन प्लान एडजस्ट करने, रिसोर्सेस रीडिस्ट्रीब्यूट करने या गोल्स चेंज करने में हेल्प करते हैं. परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना. रेगुलर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपैरिजन से मैनेजर को इम्प्रूवमेंट के लिए एरियाज आइडेंटिफाई करने और प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी एनहांस करने में मदद मिलती है. फिफ्थ है डेविएशन को आइडेंटिफाई करना. कंट्रोलिंग अर्ली डेविएशन को आइडेंटिफाई करता है. ये इंश्योर करता है कि स्मॉल प्रॉब्लम्स बढ़ाने से पहले ही करेक्ट किया जाए. फ्यूचर प्लानिंग के लिए डेटा प्रोवाइड करना. कंट्रोलिंग प्रोसेस के इंसाइट और डेटा से फ्यूचर गोल सेट करने, प्लान्स बनाने और स्ट्रेटेजीज इंप्रूव करने में मदद मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. फर्स्ट, सेटिंग स्टैंडर्ड्स. द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड or benchmarks. These standards are criteria against which actual performance will be compared. Standards can be in terms, cost, quality, time, or any other relevant measures. Measures actual performance. In steps, actual performance is measured and recorded. This could be through monitor employees' work, observing operational activities, or using data analytics to track progress. Third, comparing actual performance with its standards. The next stage is compare the actual performance with the established standards. If the actual performance meet or exceed the standard, it indicates that the plan is being implemented correctly. Identify a deviation. If there are deviation between actual performance and standard, they are identified. The deviation could be either negative below the expected standard or positive above the expected standard. Taking corrective action. If there are significant deviation, corrective action are necessary. This could involve adjust the process, reassigning tasks or reallocating resources to get things back on track. Feedback and monitoring. After corrective action are taken, the results are monitored to ensure that the action have had the desired efforts. Feedback is collected to continuously improve performance. Process of controlling. फर्स्ट है स्टैंडर्ड सेट करना. कंट्रोलिंग का पहला स्टेप स्टैंडर्ड या बेंचमार्क सेट करना होता है. ये स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया होते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस के अगेंस्ट कंपेयर किए जाते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम या किसी भी रिलेवेंट मेजर पर बेस हो सकते हैं. सेकंड है एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना. इस स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर और रिकॉर्ड किया जाता है. ये मॉनिटरिंग एम्प्लॉय के काम या ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑब्जर्व करने या डेटा एनालिटिक्स का यूज करके प्रोग्रेस ट्रैक करने से होता है. थर्ड है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपेयर करना. कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के बीच होता है. अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के इक्वल या उससे एक्सीड होती है तो इसका मतलब है कि प्लान सही तरीके से इंप्लीमेंटेड हो रहे हैं. होता है डेविएशन आइडेंटिफाई करना. डेविएशन को आइदर नेगेटिव स्टैंडर्ड से कम या पॉजिटिव स्टैंडर्ड से ज्यादा के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है. फिफ्थ है हमारा करेक्टिव एक्शन लेना. डेविएशन सिग्निफिकेंट है तो करेक्टिव एक्शन नेसेसरी होते हैं. इसमें प्रोसेस एडजस्ट करने, टास्क रिडिस्ट्रीब्यूट करने या रिसोर्स रीएलोकेट करने शामिल होता है ताकि सब कुछ ट्रैक पर आ जाए. सिक्स्थ एंड लास्ट है फीडबैक और मॉनिटरिंग. करेक्टिव एक्शन लेने के बाद रिजल्ट को मॉनिटर किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि एक्शन ने डिजायर्ड इफेक्ट दिया है. फीडबैक कंटिन्यूअसली इंप्रूव परफॉर्मेंस में मदद करती है. टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग. बजटरी कंट्रोल. बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व कंपेयरिंग एक्चुअल फाइनेंस
performance with the plan budget. It's help in controlling cost and ensure that the expenses stay within the approved limits. Standard costing. In standard costing, predetermined costs are compared with actual cost. The difference is analyzed to identify areas of inefficiency or excess cost, enabling corrective actions. Third, statistical reports. Statistical reports are used to analyze performance data in systematic and statistical manners. They help identify trends, patterns, and areas needing attention. Fourth, management by exception. This technique involves focusing on significant deviation from the planned result. Managers deal with the problems that are outside in the normal range and only intervene when performance falls below a set standard. Fifth है performance appraisal. Performance appraisal involve assessing employees' performance to ensure they are meeting organization standard. It help in identify strength and weakness. The corrective action can be taken. Out of inventory. Controlling inventory is level of crucial prevent outstocking or stockouts. Efficient inventory control ensures that the resources are available when needed without holding excessive inventory. Seventh, ratio analysis. Ratio analysis involves using financial ratio to assess financial health of an organization. This ratio helps in controlling financial aspects like profitability, liquidity and solvency. तो टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे फर्स्ट है बजटरी कंट्रोल. बजटरी कंट्रोल में एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्लान बजट के अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है. ये कॉस्ट कंट्रोल करने और एक्सपेंसेस अप्रूव लिमिट के अंदर रखने में मदद करता है. सेकंड है स्टैंडर्ड कोस्टिंग. स्टैंडर्ड कोस्टिंग में प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है. डिफरेंसेस एनालिसिस करके इनएफिशिएंसी या एक्सेस कॉस्ट आइडेंटिफाई किया जाता है और करेक्टिव एक्शन ली जाती है. स्टैटिकल रिपोर्ट्स. स्टैटिकल रिपोर्ट सिस्टमेटिक और स्टैटिकल तरीके से परफॉर्मेंस डेटा एनालाइज करते हैं. ये ट्रेंड्स, पैटर्न और इशू आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. इस टेक्निक में फोकस सिग्निफिकेंट डेविएशन पर होता है. मैनेजर कभी इंटरवन करते हैं, कभी परफॉर्मेंस प्लान स्टैंडर्ड से नीचे होती है. फिफ्थ है परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को एक्सेस किया जाता है ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई की जा सके और करेक्टिव एक्शन लिया जा सके. कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी. इन्वेंटरी लेवल को कंट्रोल करना एसेंशियल होता है एक्सेस स्टॉकिंग या स्टॉक आउट्स को प्रिवेंट करने के लिए. एफिशिएंट इन्वेंटरी कंट्रोल इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज जरूरत पर अवेलेबल हो. सेवंथ आता है रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल रेशियोज का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हेल्थ एक्सेस करने के लिए ये प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सोल्वेंसी जैसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है. TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. व्हाट इज TQM? TQM total quality management is a management approach that focus on improving the quality of product and service through continuous improvement process. It involves everyone in the organization from top management to employees working together to enhance quality. Total quality management TQM एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव करता है. इसमें ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन शामिल होती है. प्रिंसिपल ऑफ TQM कस्टमर फोकस. द प्राइमरी गोल ऑफ TQM इज मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट TQM प्रमोट कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. All employees are encouraged to participate in decision making and problem solving process. Process centered. Process is placed on improving organization process for better quality outcomes. Integrated system. TQM aims to integrate all aspects in organization from operation to management in archiving quality goals. 6. Data driven decision making. TQM relies on the data analysis to make informed decision about quality improvement. प्रिंसिपल ऑफ TQM सबसे फर्स्ट है कस्टमर फोकस. प्राइमरी गोल कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट या एक्सीड करना है. सेकंड है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. TQM कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को प्रमोट करता है. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. TQM में एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन जरूरी होती है.
process center approach. Focus is on the improving organization process. Data driven decision making. TQM डेटा और एनालिसिस पर डिपेंड करता है डिसीजन बनाने के लिए. सिक्स्थ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट जरूरी है. इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट. नीड फॉर कोऑर्डिनेशन. Coordination ensure that the all part of organization work together effectively to achieve common goal. It is essential for reducing confusion, avoid conflict, and promoting teamwork. Without coordination, different departments might work in isolation, which can lead to inefficiency and conflict. Importance of coordination. Ensure harmony in the organization. Coordination help in aligning the activities of various departments, ensuring that everyone is working towards in the same objective. Reduce conflict. When the tasks and responsibilities of each department are clearly defined and coordination is maintained, the chances of conflict are minimized. Third है promote efficiency. Proper coordination prevent duplication of efforts and ensure that the resources are optimally utilized, making the organization more efficient. Fourth, enhance communication. Coordination facilitates better communication between departments, leading a smoother flow of information and fewer misunderstanding. Fifth, archiving organization goal. Coordination helps in integrating the work of various departments, which is necessary for archiving the broader organization goals. कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट. नीड फॉर कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट सही डायरेक्शन में वर्क करते हैं. ये कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और टीम वर्क को मिनिमाइज करता है. विदाउट कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट आइसोलेटेड काम करते हैं जो इनएफिशिएंसी और कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन हार्मोनीज इंश्योर करना. कोऑर्डिनेशन इंश्योर की अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज एक सही डायरेक्शन में अलाइन है और सब लोग सेम गोल आर्काइव कर रहे हैं. सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट को रेड्यूस करना. जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क क्लियरली डिफाइन होते हैं और कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं. थर्ड है एफिशिएंसी प्रमोट करना. कोऑर्डिनेशन प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है. फोर्थ है कम्युनिकेशन इंप्रूव करना. कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करता है. इससे इंफॉर्मेशन स्मूथ फ्लो होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होते हैं. फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशन गोल आर्काइव करना. कोऑर्डिनेशन इंश्योर कि सब डिपार्टमेंट्स और फंक्शन सही तरीके से इंटीग्रेटेड हैं और जो बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल आर्काइव करते हैं. कंट्रोलिंग एक एसेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन है जो इंश्योर करता है कि प्लान्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड हो रहे हैं. टेक्निक जैसे बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और स्टैटिकल रिपोर्ट्स मैनेजर को कंट्रोलिंग एस्पेक्ट मैनेज करने में मदद करती हैं. TQM कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और क्वालिटी एनहांसमेंट पर फोकस करता है, जबकि कोऑर्डिनेशन इंश्योर कि डिपार्टमेंट्स और फंक्शन सही तरीके से इंटीग्रेटेड है और एक सही डायरेक्शन में वर्क करते हैं. तो यहाँ पे आपकी यूनिट 4 खत्म होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की. मिलते हैं आपसे यूनिट 5 के साथ.